वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पर। आज जो हम देखने जा रहे हैं ओसीएन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। देखो लास्ट टाइम या लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ओसीएन मैनेजमेंट के पहले चैप्टर के अंदर हमने देखा था ह्यूमन एक्टिविटी, जिसके अंदर टू फर्दर क्लासिफिकेशन था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने फर्दर 3 क्लासिफिकेशन देखे थे, बिजनेस, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, राइट ना। बिजनेस का मीनिंग देखा था, प्रोफेशनल का भी मीनिंग देखा था एंड अनदर इज एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी जाना था क्या होता है, एंड बिजनेस के डेफिनेशंस देख लिए थे। तो आज जो है उसके कुछ फीचर्स और प्रोफेशन के फीचर्स और एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स ये सब देख लेंगे हम। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो और फीचर्स भी बोल सकते हो। अगर बिजनेस में तीनों नाम से कुछ भी पूछा जाए आपको लिखना यही है। तो देखो क्या होता है बिजनेस के फीचर्स। अगर आप देखोगे बिजनेस के जो फीचर्स है और प्रोफेशनल के जो फीचर्स है और एम्प्लॉयमेंट के जो फीचर्स है, मैं अगर प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो दोनों इंटरलिंक है, दोनों आप एक ही बार में याद रख सकते हो और बिजनेस के थोड़े अलग है। तो बिजनेस का ज़्यादा आप ध्यान दे दीजिए यहाँ पे ताकि बेनिफिट हो। तो देखो फीचर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या है। पहला जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, टू पार्टीज है, प्रॉफिट मोटिव, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, अनसर्टेन रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क, एंड लास्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये टोटल आपके 10 फीचर्स है। वन बाय वन देखते क्या क्या दिया गया है। पहला जो दिया गया है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप सबको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब रिलेटेड विथ मनी। रिलेटेड विथ मनी, जो भी खेल है पैसे का खेल है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है पैसे से रिलेटेड हो रहा है, फ्री में नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है, बिजनेस इज आल्सो रिलेटेड विथ मनी, है ना। बिजनेस क्या कमाता है, लास्ट वीडियो में बताया था बिजनेस प्रॉफिट कमाता है। तो याद रखना बिजनेस क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अंडरटेक टू अर्न मनी, अंडरटेक टू अर्न मनी, याद रखना। दूसरा दिया है टू पार्टीज। टू पार्टीज मतलब देखो बिजनेस के अंदर जो बिजनेस काम कर रहा है, क्या काम करता है बिजनेस, गुड्स को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, सोल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है ना। और गुड्स को जो सोल्ड कंज्यूमर तक करता है, कंज्यूमर के घर तक पहुंचाता है। तो ये क्या कहला रहा है, दो लोग होने चाहिए, पहला वो जो बना रहा है और बेच रहा है, क्या वो पर्सन जो सेलर है, और दूसरा वो पर्सन होना चाहिए जो उस सेलर से खरीदे प्रोडक्ट, यानी कि बायर। तो पहला सेलर होना चाहिए, दूसरा बायर होना चाहिए, बेचने वाला खरीदने वाला, बेचने वाला खरीदने वाला। ओके, दैट इज नोन एज टू पार्टीज। टू पार्टीज कौन, सेलर और बायर। थर्ड देखो क्या दिया है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब बिजनेस का देखो एम क्या होता है, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो उतना मज़ा आएगा। तो प्रॉफिट मोटिव है बिजनेस। बिजनेस सोचता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो मार्केट के अंदर ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, और बिजनेस में पैसे कमाने का मतलब है प्रॉफिट होना। क्लियर इतना। तो प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से चलता है, सोशल वेलफेयर बाद में करता है। पहला उसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना एंड अनदर मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। अनदर वन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो भी तो बिजनेस है या नहीं है। तो जो बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चर करता है वो भी बिजनेस है। तो क्या दिया गया है, बिजनेस सबसे पहले गुड्स को बनाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएगा, देन आफ्टर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देन आफ्टर वो कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, देन आफ्टर वो घर तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले बना तो ले, राइट। तो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर इतना। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बन गया गुड्स, बन गया या नहीं बन गया, अब मैंने गुड्स को बना दिया है, अब उसको एक्सचेंज करूंगा। एक्सचेंज का मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर होलसेलर तक पहुंचाऊंगा, होलसेलर रिटेलर तक पहुंचाएगा, रिटेलर कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। ये सब तो पता होगा ना, होलसेलर रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो ये जो है एक मैन्युफैक्चरर बिजनेस होलसेलर बिजनेस तक पहुंचाता है, होलसेलर रिटेलर तक पहुंचाता है और रिटेलर कंज्यूमर को देता है।
क्लियर इतना? तो ये क्या कहलाएगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहलाएगा। फ्री में हो रहा है काम? नहीं, फ्री में नहीं हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है, मॉनेटरी एक्सचेंज के लिए हो रहा है, मॉनेटरी वैल्यू के लिए हो रहा है। क्लियर इतना? उसके बाद है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग्स का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? डीलिंग्स मतलब सेलर होता है, बायर होता है। सेलर जो है बेचने के लिए खड़ा होता है, बायर जो है खरीदने के लिए खड़ा होता है। तो सेलर जो है गुड्स को बेचेगा, बायर खरीदेगा, उसके बीच में एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज पैसे से रिलेटेड होगा। लेकिन जो एक्सचेंज का प्रोसेस है दैट प्रोसेस कॉल्ड एज डीलिंग, उसी को क्या बोलते हैं? डीलिंग होता है। लेकिन किसका डीलिंग होगा? गुड्स का एंड सर्विसेज का। अब गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर क्लासिफाइड होंगे दो टाइप में। क्या बताया जा रहा है? गुड्स जो है दो टाइप में क्लासिफाइड होगा। पहला वो जो कंज्यूमर गुड्स है, दूसरा वो जो कैपिटल गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो कम समय के लिए चलता है, डेली नीड्स जैसे हो गए, डेली नीड्स वाले गुड्स कम समय के लिए चल रहा है, जल्दी खत्म हो जाते हैं वो गुड्स, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स। जैसे मिल्क है ना, हर घर को लगता है, हर पर्सन मिल्क को पीता है ना, दूध वगैरह सब पीते हैं। तो मिल्क जो है क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। आप जाते हो दुकान से, समझो शॉपकीपर से जो है बिस्किट वगैरह खरीद लिए, वेफर खरीद लिए, है ना। आप जो है कॉलेज के पास जाकर चाइनीज़ भेल खाते हो, वड़ा पाव खाते हो, तो ये सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। ये सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। या फिर आप समझो बुक या पेंसिल खरीद रहे हो, रबर खरीद रहे हो, ये भी क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स किसे कहेंगे? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होंगे जो लंबे समय के लिए, यानी कि मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा अगर आपके पास कोई गुड्स है दैट इज नोन एज कैपिटल गुड्स। जैसे आप लैपटॉप खरीदे, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने सोफ़ा खरीद लिया, फर्नीचर वगैरह खरीद लिया, आपने घर खरीदा, तो ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स है। याद रखना। देखो अगर आप बुक में देखोगे तो दिया रहेगा एक प्लांट, मशीनरी एंड प्लांट। मशीनरी तो आप समझ गए होंगे, लेकिन प्लांट नहीं समझे होंगे। तो प्लांट वो पौधा नहीं है, कॉमर्स वाला प्लांट है। प्लांट का मतलब होता है जमीन, यानी कि जितने में आपका बिजनेस फैला हुआ है उस बिजनेस का जो जमीन है उस जमीन को प्लांट कहते हैं। याद रखना। ओके। उसके बाद एक कंटिन्यूटी इन डीलिंग। कंटिन्यूटी का मतलब देखो आपने आज सेल कर दिया, बायर ने आज खरीद लिया, तो काम हो गया, हमेशा के लिए हो गया? नहीं, आपको हमेशा के लिए करना पड़ेगा ये काम। तो अगर आपको बिजनेस के अंदर रुकना है, मार्केट के अंदर रुकना है, या अपने बाजू वाले से कॉम्पिटिट करना है, उसको हराना है, तो आपको डेली सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, डेली लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो डैट इज नोन एज कंटिन्यूटी इन डीलिंग। डीलिंग के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूटी बेस पे सेल होते रहना चाहिए। उसके बाद है अनसर्टेन रिटर्न। अनसर्टेन रिटर्न का मतलब देखो बिजनेसमैन हमेशा का प्रॉफिट ही कमाता है, लॉस नहीं हो सकता। हो सकता है ना, क्या पता अचानक से कुछ हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या फिर लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे, खरीद नहीं रहे, तो ये क्या है? आपने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है बिजनेस के अंदर, इस तरीके का रिस्क आ सकता है। दैट इज नोन एज क्या कहलाता है? अनसर्टेन रिटर्न। अनसर्टेन मतलब आपने सोचा नहीं था लेकिन हो गया, दैट इज नोन एज अनसर्टेन रिटर्न। तो इसके वजह से क्या होगा? लॉस हो सकता है ना। तो बिजनेसमैन प्रॉफिट भी देखता है, वो तो हर बिजनेसमैन देखता है, लेकिन लॉस भी हो सकता है, ये याद रखना। दैट इज नोन एज अनसर्टेन रिस्क। आपने एस्टिमेट नहीं किया था, प्रिडिक्टेबल नहीं किया था, फिर भी वो लॉस हो गया। एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्या क्या एलिमेंट्स है जो मैंने अभी तक बताया था, है ना। जैसे बाढ़ आ गया, जैसे बोला था भूकंप आ गए, जैसे बोला था लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे, वो आपका जो है प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ना। नेचर इफेक्ट हो गया, गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया, चोरी हो गई, आग लग गई, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी? एलिमेंट ऑफ रिस्क कहलाएगी। इसी को क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो अगर ये सब होता है तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस डिफ़ॉल्ट में चलते जाएगा, लॉस होते जाएगा, है कि नहीं। तो अगला देखते हैं। अगला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब आप अगर गुड्स बना रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, इसका मतलब लोग आपके गुड्स को पसंद करें, लोग आपके गुड्स को
पसंद करे ना पसंद ना करे, अगर वो संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, अदरवाइज बिजनेस भी ऊपर नहीं जाने वाला है। ऊपर का मतलब प्रॉफिट में नहीं आने वाला है। क्लियर? तो सेटिस्फैक्शन का ये मतलब है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल। अब इस जगह पे मैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल और फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बता देता हूँ। प्रोफेशनल का मतलब बताया था कि अपने काम में माहिर होना, उसके पास एक स्पेशल स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जैसे डॉक्टर लॉयर वगैरह रहते हैं, उसको हम प्रोफेशनल कहे थे। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने? एम्प्लॉयमेंट का मतलब था कि वो पर्सन किसी अदर पर्सन के अंडर में काम करता है और वो अदर पर्सन एम्प्लॉयर कहलाता है, और जो काम करता है किसी के अंडर में वो एम्प्लॉय कहलाता है। इतना याद रखना। तो देखते दोनों साथ में देखेंगे। पहला प्रोफेशनल का देख लेते हैं। एम का मतलब उद्देश्य। आपका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। दैट इज नोन एज एम। तो एम क्या है प्रोफेशनल का? पैसा कमाना। तो पैसा कमाना होगा एम। तो किस लिए इतना पढ़ता है, किस लिए इतना स्पेशल स्किल लेता है, किस लिए वो डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके ना। दैट इज नोन एज एम। लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट का एम क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट का एम क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज़रूरतें पूरी हो, है ना। उसका एम होगा पैसा कमाना, सैलरी या वेजेस के रूप में, जो अपने एम्प्लॉयर को खुश करता है, तब जाके उसको मिलता है। राइट? उसके बाद आ जाते फिर से प्रोफेशनल पे। अब प्रोफेशनल का क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रोफेशन बनना है, प्रोफेशनल बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, तो क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्वालिफिकेशन आपके पास अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप प्रोफेशनल ही नहीं कहलाओगे। राइट? तो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मतलब प्रोफेशनल बनने के लिए नॉलेज चाहिए, प्रोफेशनल बनने के लिए उसका सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोफेशनल बनने के लिए उसका फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए। फॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर वो बन चुका है, सर्टिफिकेट हाथ में आ चुका है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा। दैट इज नोन एज फॉर्मल ट्रेनिंग। ओके? जब तक ये सब उसके पास नहीं होगा वो एलिजिबल नहीं होगा एज अ प्रोफेशनल। उसके बाद क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या जॉब करने के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है भी और नहीं भी। देखो, अगर आप देखोगे जो अनस्किल्ड पर्सन है, जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, वो पर्सन भी काम करता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पर्सन भी काम करता है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट के अंदर भले आपके पास है या नहीं है, आप काम कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट में। ओके? तो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बस प्रोफेशनल में होती है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती है। रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो भी आप काम कर सकते हो। कैपिटल का मतलब देखो, बीके याद करो जरा। बीके में क्या बताया गया था? कैपिटल का मतलब अगर आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हो बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो क्या प्रोफेशनल में कैपिटल का ज़रूरत है? क्या एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की ज़रूरत है? तो प्रोफेशनल में कैपिटल आ सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल नहीं आ सकता है, याद रखना। देखो, कैपिटल मतलब क्या कहलाता है? मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। तो प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, आपने देखा होगा डॉक्टर ने अपना क्लिनिक चालू कर दिया। तो डॉक्टर ने अगर अपना क्लिनिक चालू किया तो वो क्या फ्री में चालू किया? उसमें अपना इन्वेस्टमेंट तो किया होगा ना। तो जो क्लिनिक चालू किया है, अपने पैसे से चालू किया है, अपने जेब से लगाया है, दैट इज नोन एज कैपिटल। उसका वो कैपिटल है। राइट? लॉयर है, उसका भी आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह, तो वो भी कहाँ से लाया होगा? फ्री में तो नहीं मिला होगा, वो भी तो अपनी जेब से पैसा लगाया होगा। तो उसके लिए भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या आप काम करने के लिए पैसा देते हो? इतना पैसा ले लो, मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे आपने कभी ये देखा है कि एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, उसने जॉब के अंदर पैसा बहुत सारा दे दिया है और उसका खुद का हो गया वो जॉब? ऐसा कभी नहीं सोचा, ऐसा कभी नहीं देखा होगा, है ना। जो भी जॉब कर रहा है वो किसी के अंडर में करता है, ना कि उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो रिक्वायर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके? इतना सा याद रखना। लेकिन प्रोफेशनल में रिक्वायर्ड है। अनदर देखते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। प्रोफेशनल के अंदर रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ही माना जाएगा आप डॉक्टर हो, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी माना जाएगा आप लॉयर हो, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तब जाके माना जाएगा आप सीए हो, राइट। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो लोग मानेंगे भी नहीं कि आपने वो काम किया है, आप लॉयर हो, आप सीए हो, है ना, आप जो डॉक्टर हो। तो रजिस्ट्रेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड रजिस्ट्रेशन मीन्स द सर्टिफिकेट ऑफ पर्टिकुलर काउंसिल, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़, राइट। अगर आपने 10th पास किया तो आपके पास क्या प्रूफ है जो आपने 10th पास किया, 10th का जो सर्टिफिकेट है, 10th का जो रिजल्ट है वो तो है ना आपके पास, तो डैट इज़ द प्रूफ यू हैव पास द 10th क्लास, राइट। तो रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप मस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर मैं बात करूँ एक लॉयर की, तो लॉयर का सर्टिफिकेट जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करता है। ICAI CA की बात करो तो उसका जो सर्टिफिकेट है ICAI इशू करता है। आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, 12th में जाओगे, 11th हो रहा है, 12th में जाओगे, तो आपको सर्टिफिकेट देगा कौन? यूनिवर्सिटी देगी ना। तो ये क्या है, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट है जो रजिस्ट्रेशन करता है और आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। डैट इज नोन एज रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। क्या एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप आ सकता है? नहीं। काम करने के लिए स्किल भी ज़रूरत नहीं है, काम करने के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी काम कर सकता है। काम करते करते स्किल बढ़ जाएगा, काम करते करते नॉलेज आएगा। तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप भले ही पढ़े लिखे हो या ना हो, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। तो इन एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल स्किल और नॉलेज। ओके, और आगे देखते हैं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होगा? आपने पढ़ाई किया डॉक्टर का, आपने पढ़ाई किया है लॉयर का, अगर आपसे जुड़े हुए लोग हैं, मान लो आपका जो ब्रदर है या सिस्टर है, अगर आप डॉक्टर हो तो क्या वो भी डॉक्टर बन सकता है? क्या आप उसको नॉलेज दे सकते हो? यस, नॉलेज दे सकते हो, लेकिन आपके जैसा नहीं बना सकते हो। कुछ तो डिफरेंस होगा। अब आप कोई कॉमर्स स्टूडेंट को साइंस का नॉलेज दोगे तो वो गेन कर पाएगा? क्या आपके जैसा बन सकता है? वो नहीं बन सकता। तो जो ब्रेन आपके पास है शायद उसके पास ना हो, और शायद जो उसके पास है आपके पास ना हो, या तो आपसे ज़्यादा होगा या आपसे कम होगा, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या बताया जा रहा है, प्रोफेशन के अंदर जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास स्किल है, वो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है। आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो अपने एजुकेशन को, अपने स्किल्स को। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी है, इसके अंदर भी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है। आप जो काम करते हो, क्या वो काम आप उसको बता सकते हो? यस, बता सकते हैं, वो काम कर सकता है जो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसा काम नहीं कर सकता। शायद आपसे अच्छा करे, शायद आपसे कम आपसे जो है थोड़ा कम अच्छा करे, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एग्जैक्टली आपके जैसा नहीं कर सकता है। तो वही बताया जा रहा है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी इन प्रोफेशनल एंड इन एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इतना सा याद रखना। एंड लास्ट वन इज नेचर ऑफ वर्क। अब प्रोफेशनल का क्या नेचर हो सकता है, मतलब प्रोफेशनल क्या काम करता है? प्रोफेशनल फीस चार्ज करता है, उसके बदले में सर्विस देता है। जैसे आपने डॉक्टर के पास गया, आपके समझो आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसको क्या बोलते हो कि मुझे जो है जुकाम वगैरह है, फीवर वगैरह है, तो क्या करता है? आपको सर्विस ही देता है ना, कुछ गुड्स वगैरह तो नहीं देता है, सर्विस देता है। आपको टैबलेट दे दिया, आपको जो इंजेक्शन दे दिया, और उसके बदले में आप क्या करते हो? फीस देते हो, और दैट फीस इज कॉल्ड एज इनकम। वो डॉक्टर के लिए दैट फीस इज कॉल्ड इनकम। तो वही बताया जा रहा है कि नेचर ऑफ वर्क कैसा है इसका, प्रोफेशनल्स का, सर्विस देगा आपको, आपसे वो फीस लेगा। और उसी जगह अगर मैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो इसका क्या होगा? अपने काम को पूरा करो, उसके बदले में सैलरी लेकर जाओ। क्या बोला जा रहा है? जो भी ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन तक काम खत्म करो और सैलरी एक ड्यूरेशन के बाद लेकर जाओ घर पे। डैट इज नोन एज नेचर ऑफ वर्क। दोनों में डिफरेंस है। तो इतना सा ही था प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट का, बहुत इजी है, दोनों कंपेयर करके बता दिया इस जगह पे। और एक जो बिज़नेस का हमने देखा फीचर्स, ये थोड़ा अलग था लेकिन बहुत ही बढ़िया था। आप याद रखो इसे, एग्ज़ाम में इन तीनों में से
तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन का ज़्यादा चांसेस है आने के, और ज़्यादातर आपका प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट के डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछे जा सकते। तो याद रखना इतना सा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अब मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।